नमस्कार सभी सुनने वालों को। आज फिर आपके बीच आपका दोस्त एंड होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम शरद त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आपको बताऊं साथियों कि हम लोग नियमित रूप से दिव्यांग साथियों से बात कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन की जो अतरंग बातें हैं उस पर हम कोशिश करते हैं कि आप उसके बारे में जान पाएं थोड़ा सा। तो उसी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दिव्यांग साथियों की जिंदगी बहुत सारी कठिनाइयों और बहुत सारी समस्याओं से भरी हुई होती है। उनको हर वस्तु को पाने के लिए, हर लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। उनमें से एक प्रयास होता है जीवन को साकार करने के लिए शिक्षा। शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप पढ़ सकें चीजों को, लिख सकें शब्दों को, उन शब्दों को उकेर सकें और उन शब्दों को अपनी आंखों की दृष्टि से देखकर जान सकें कि दुनिया का विस्तार कितना बड़ा है। उस पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से हमारे नेत्रहीन साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है, वो होता है ब्रेल। और ब्रेल के माध्यम से वे अपनी दुनिया को पाते हैं, समझते हैं और अन्य दुनिया के साथ कॉम्पीट करते हैं। जहां पर परीक्षा का विषय हो, जहां पर डिग्री का विषय हो, नौकरी का विषय हो, रोजगार का विषय हो, तो ब्रेल एक महत्वपूर्ण साधन बनती है उनके लिए। फिर भी बदलते समय, दुनिया के बदलती तकनीक और नई नई प्रौद्योगिकियों के नवाचार भरे प्रयासों के बीच ब्रेल भी अपनी एक जगह आज भी रखती है। उसके कुछ फायदे हैं, उसके कुछ नुकसान हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस नफा और नुकसान की बातों को हम फिर से आगे करेंगे, परंतु ब्रेल के बारे में क्या सोचते हैं हमारे कुछ साथी, इन सब बातों को अब हम आने वाले एपिसोड्स में आपके लिए लाएंगे। हम इन सारे विषयों पर विशेष रूप से ब्रेल को केंद्र में रखते हुए आपसे बातचीत करते रहेंगे। सुनते रहें अपना फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से, रेडियो मधुबन के इस चैनल पर, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसको आपने सालों साल चाहा है, सराहा है। तो फिर से आपके बीच एक बार नई शुरुआत, ब्रेल की दुनिया के बारे में हम आपके बीच लेकर आए हैं कुछ बातें, कुछ बिंदु जो बदलते हैं दुनिया उन साथियों की जो देख नहीं सकते। तो ऐसे ही एक साथी से बात कर रहे हैं हमारे भाई संदीप त्रिवेदी। संदीप जी ने उन्हें कनेक्ट किया है फोन लाइन पर। शिव शंकर उपाध्याय, शिव शंकर जी जबलपुर के रहने वाले हैं। आइए सुनते हैं उनकी गुफ्तगू, क्या कहना है शिव शंकर जी का ब्रेल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन के एक बहुत ही खास, बहुत ही विशेष, बहुत ही अनोखे प्रोग्राम जिसका नाम है मन की आंखों से। मैं हूं आप सबके बीच में संदीप। पहली बार इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूं। रेडियो मधुबन का हमेशा जैसा कि प्रयास रहता है, इस प्रोग्राम के माध्यम से नई नई शख्सियतों से आप सबकी मुलाकात करवाई जाए, खासकर उन साथियों से जो किसी तरह की चुनौती का सामना करके समाज को रोशन करने का काम कर रहे हैं, अपने तरीके से समाज में योगदान दे रहे हैं। तो रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आज जो आवाज इस प्रोग्राम में आज है, उनका नाम है शिव शंकर कपूर। तो शिव शंकर जी, रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में मन की आंखों से में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो शिव शंकर जी कुछ बताएं अपने बारे में हमारे श्रोताओं को सबसे पहले, तो फिर बातचीत का सिलसिला आपसे आगे हम जारी रखेंगे। जी, मधुबन रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा यानी शिव शंकर कपूर का जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रणाम, नमस्कार।
और मुझे एक अच्छा अवसर मिला है जब मैं मन की आंखें कार्यक्रम में अपना साक्षात्कार तथा संबंधित विषय से आप लोगों से रूबरू होने जा रहा हूं। मैं वर्तमान में एक व्याख्याता के पद पर मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत शासकीय दृष्टिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेड़ाघाट बाईपास जबलपुर में कार्यरत हूं। इससे पूर्व मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, वहां पर प्राथमिक अध्यापक के पद पर 5.5 वर्षों से अर्थात 2013 से कार्य कर रहा था। तो ये मेरा वर्तमान की स्थिति है। जी शिवशंकर जी, ये बताएं जी कि आपके साथ जो एक ये समस्या है आंखों संबंधित, कैसे हुई, क्या रहा इसके पीछे? मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ, जो कि मध्य प्रदेश का एक छोटा जिला है हरदा। वहां पर एक ग्राम रहटगांव करके एक जगह है। मैं वहां अपने पिताजी की 3 संतानों में दूसरे नंबर का हूँ और मुझे भी जन्मांध है। एक मेरा भाई है जो दिल्ली सरकार में अभी एक एडेड स्कूल है, स्पेशल स्कूल, वहां पर कार्य कर रहे हैं। वो भी मेरी ही तरह है। तो हमारे परिवार में मध्यम परिवार और साधारण परिवार, जो कि मध्यम साधारण परिवार हुए, उसी परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे परिवार में मेरे फादर पढ़े लिखे तो थे, लेकिन उतने जागरूक नहीं थे, विशेष रूप से दृष्टिहीनता के चलते, या ये कहें कि विकलांगता के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक नहीं थे। तो वो विशेष रूप से हम लोगों का जो कास्ट के आधार पे जो कार्य है, वही सिलाई का जो दर्जी का काम होता है, वो अपना करते रहे। और उन्हें जब पता चला कि हमारे घर में इस तरह की समस्याएं हैं, तो उन्होंने इसके समाधान के लिए अपने स्तर से जो प्रयास किए वो किए, लेकिन हमें बहुत सफलता नहीं मिली। और जहां तक मेरी जो दृष्टि है वो लगभग 90-95% विजन नहीं है मुझे भी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ज्यादातर काम अपना स्पर्श के माध्यम से और अपनी बची हुई इंद्री जो दृष्टि है, जो रिमेनिंग सेंस है मेरे पास विजन का, उसका उपयोग करके मैं अपनी जिंदगी का जो है कारवा आगे बढ़ा रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। फिर ये बताएं कि बचपन में जब ये सब हुआ आपके साथ, और आपने बताया आपके एक और ब्रदर भी मतलब देख नहीं सकते हैं, तो फिर आपने अपने अध्ययन को कैसे जारी रखा? जी, ऐसा होता है कि राह दिखाने वाला भी इस दुनिया में कोई ना कोई होता ही है। तो 1 जुलाई 1996 में मेरे परिवार में जो मेरे मामा जी थे, उनके सहयोग से मुझे अपने पिताजी ने और मेरे छोटे भाई को, हम दोनों को इंदौर मध्य प्रदेश का एक अच्छा शहर है, इस नाम से सभी परिचित होंगे, और वहां पर एक संगठन है मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ। और ये मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ 1960 से अनवरत कार्य कर रहा है। और इसी का एक विद्यालय है जो हेलन केलर शिक्षा अकादमी के नाम से जाना जाता है। और ये विद्यालय नौलखा चौराहा प्रकाश नगर करके जगह है इंदौर में, वहां पर ये विद्यालय है, आज भी है। और इस विद्यालय में जब मुझे 1 जुलाई को प्रवेश दिलाया गया 1996 को, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस विद्यालय के जो शिक्षक थे, मुख्य रूप से जहां वहां के प्राचार्य थे श्रीमान IP पाटीदार साहब, और वहां की जो टीचर्स थी, उन लोगों के सहयोग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बड़ा जिज्ञासु छात्र था, लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरी उम्र जो सामान्य बच्चे की होनी चाहिए कक्षा 1 में, वो नहीं थी। अर्थात मैं लगभग 11 साल का था तब मैं विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए गया था। तो ऐसी स्थिति में मुझे विद्यालय के जो प्राचार्य महोदय है, उन्होंने और शिक्षकों ने बहुत सहयोग किया और मुझे 2 बार कक्षा 1 से 2 में और कक्षा
4 की बजाय 5 में, यानी 3 के बाद 5 में, ऐसे 2 बार प्रमोशन दिया, जिससे मेरी आयु का भी फायदा हुआ, कम हुई तो 2 साल का फायदा हुआ। और उन्होंने जो मेरा मार्गदर्शन किया उस विद्यालय ने, और सौभाग्य की बात ये भी मैं साथ साथ जोड़ता चलूं कि उस विद्यालय में मुझे 1 साल एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर VI, यानी विशेष शिक्षा में एक डिप्लोमा कार्यक्रम होता है, वहाँ पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में 1 साल लगभग मुझे काम करने का भी अवसर मिला। तो उस विद्यालय को मैं अपना बहुत ही ऐसा माध्यम मानता हूँ जो शिक्षा से मुझे जोड़ सका। बहुत बढ़िया। नहीं, लेकिन उस समय शिक्षा से तो आप जुड़े, लेकिन शुरुआती पढ़ाई आपकी कैसे हुई? मतलब उस समय उस विद्यालय में ऐसी क्या सुविधा थी जिससे आप अपनी पढ़ाई समझ पाए और आगे बढ़ पाए? जी, ऐसा कहा जाता है कि स्पर्श हमारी आंखें होती है जी। तो टच सेंस जो है वो दृष्टिबाधितों की बहुत मदद करता है। और मैं उससे भी पहले, मुझे याद है, मैं एक बार अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बैठा था, तो काउंटिंग कैसे सीखा ये बातें चली, तो मैंने बताया अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को अलग अलग समय कि जो इमली होती है ना, इमली के हम लोग इमली बोलते हैं, तो उसके चिए होते हैं, हम लोग चिया बोलते हैं, उनके जो दाने होते हैं, उन दानों से हम खेलते थे, उनको काउंट करना, उनको कम ज्यादा करना, अलग अलग गेमों में उनको कन्वर्ट करना, उनको अलग अलग छोटे छोटे ढेर बनाना। तो मेरा स्पर्श बड़ा अच्छा था, जो मैं समझ पाया। तो उसके चलते जब मैं विद्यालय में गया तो जल्दी जल्दी मुझे ब्रेल सीखने का अवसर मिला, और जल्दी जल्दी, जैसे मेरा ब्रदर और हम दोनों एक ही क्लास में गए थे, और भी हमारे साथी लोग थे जो हम एक ही क्लास में गए थे, तो उस समय वो ब्रेल मैंने बहुत जल्दी पकड़ ली थी। और मुझे याद है कि 6 डॉट को समझना और ब्रेल को समझना, ये हमारे वहाँ जो टीचर थे उन्होंने मुझे जिस तरह सिखाया वो मुझे आज भी याद है कि किस तरह से स्टाइलस होती है, ब्रेल स्लेट होती है, जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक लिपि है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि उस लिपि के माध्यम से मैंने कक्षा 8 और कक्षा 10 में टॉप किया, क्योंकि बहुत साहित्य पढ़ने को मिला, बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिली, और उस समय ऐसे माध्यम नहीं थे जो आज है। तो उस समय एक लाइब्रेरी थी हमारे यहाँ, उस लाइब्रेरी में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, विशेष रूप से हितोपदेश जैसी किताब जिसमें कठिन शब्द होते थे, उत्तिष्ठ जागृत एक किताब है, वो पढ़ी, मेरे को आज भी याद है। और ये तब पढ़ी, साथ साथ में ये थोड़ी सी बात अलग हो सकती है लेकिन मैं जरूर शेयर करूंगा, तब पढ़ी जब मुझे एक नेशनल इवेंट कंपटीशन, जो ब्रेल कंपटीशन होता है, आज भी होता है, उस कंपटीशन में मेरा चयन हुआ। तो उसकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं होता है कि हम अपना प्राइज विनर बने, तो उसके चलते मैंने ये किताबें पढ़ी थी। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी अभी आपकी बातचीत से ये समझ में आया कि एक जो लिपि है, इसको ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं, तो आपके अध्ययन का सहारा ब्रेल लिपि बनी। और जहाँ तक जानकारी है हमारी कि दृष्टिबाधित साथियों के प्रारंभिक अध्ययन में ब्रेल लिपि का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ब्रेल लिपि से जुड़ी हुई जो बात है कि 4 जनवरी को ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है, ऐसा भी हमने सुना है। तो ये ब्रेल लिपि की शुरुआत मतलब कहाँ से हुई, क्या है ये? थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताइए। एक लेखक ने लिखा है जी कि ब्रेल जो है लिपियों की रानी है। अच्छा, हाँ, ये एक ऐसी लिपि है जिसको कहीं भी, कभी भी, कैसे भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, अर्थात हम सोए भी हैं और बिस्तर के अंदर भी, अगर रजाई के अंदर भी हैं, तो हम अंदर से किताब को पढ़ सकते हैं जी। तो अंधेरा, अगर मान लीजिए मेरे कमरे में अंधेरा है तो वहां भी पढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि ब्रेल लिपियों की रानी है जी। और बहुत लोग समझते हैं ब्रेल एक साहित्य होगी, ब्रेल एक भाषा होगी, नहीं, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, ब्रेल एक लिपि है। और इस लिपि का आविष्कार जिन्होंने किया है वो है लुई ब्रेल महोदय। और लुई ब्रेल महोदय का जन्मदिन 4 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है, उनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 जी। तो उन्हीं की याद में ब्रेल दिवस मनाया जाता है, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो
लुई ब्रेल साहब के बारे में कुछ और जानकारी आप देना चाहें? जरूर। मैंने अभी लास्ट ईयर एक आर्टिकल लिखा है जो कि दिगांश नाम की पत्रिका है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं NIEPVD देहरादून में कार्यरत था, तो उस समिति का भी सदस्य था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने लिखा है ब्रेल दाल के दाने नहीं, ज्ञान के बिंदु हैं। तो ये मैंने कोट किया है। तो इसका अर्थ ये है कि ब्रेल जो है वो जिस तरह से एक सामान्य बच्चा जो हमारे दृष्टिवान विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं और कलम पेंसिल पेन का उपयोग करते हैं, उसी तरह से एक दृष्टिबाधित बच्चा भी अपने विशेष विद्यालय में जाए या समावेशित विद्यालय में जाए, वहां पर उन्हीं ब्रेल स्लेट और ब्रेल कलम का स्टाइलस का प्रयोग करके ब्रेल सीखता है और लिखता पढ़ता है। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उससे संबंधित लिपि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, आप सबको मैं ये जानकारी दे दूं साथ ही साथ कि जैसा कि अभी हमने बताया 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी बहुत नजदीक है और 4 जनवरी को एक विशेष प्रोग्राम रेडियो मधुबन आप सबके लिए लेकर के भी आएगा। तो इसी सिलसिले में हमारे आने वाले कुछ शो मन की आंखों से के जो है वो ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल और ब्रेल साहित्य पर ही आधारित रहने वाले हैं। तो कपूर साहब, हमारा प्रश्न ये था कि एक्चुअली मैं अपने प्रश्न पे दोबारा आऊं, उससे पहले एक आपने शब्द अभी काम में लिया NIEPVD देहरादून। तो ये थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इस संस्थान का पूरा नाम और थोड़ा सा इस संस्थान के बारे में संक्षेप में कुछ बताएं जरा। जरूर। भारत सरकार के जो सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग है, उस विभाग ने एक कई राष्ट्रीय संस्थान है, उसमें एक राष्ट्रीय संस्थान NIEPVD देहरादून में है, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, जो कि राजपुर रोड देहरादून में है। ये जो है, ये दृष्टि दिव्यांग जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे संबंधित समस्त कार्य करने का प्रयास करता है। शिक्षा, पुनर्वास, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम, ऐसे कई आयामों पे ये काम करता है जिससे दृष्टिबाधितों के जीवन में परिवर्तन आ सके। और पिछले 70 वर्षों से ये संस्थान काम कर रहा है। और जिस तरह से मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ कि IIT IIM है, उसी तर्ज पर ये काम करने का प्रयास कर रहा है। अभी उस स्तर का नहीं है, लेकिन उसी स्तर पे तर्ज पर ये काम करने का प्रयास कर रहा है, ताकि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो स्वावलंबी होकर के अपना जीवन यापन कर सके। जी, तो हमने प्रश्न ये पूछा था बीच में आपसे कि थोड़ा लुई ब्रेल साहब के बारे में आप कुछ बताना चाहें हमारे श्रोताओं को। जरूर। लुई ब्रेल महोदय भी अपने परिवार में उसी तरह से जन्मे थे जैसे आम बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन लुई ब्रेल महोदय के जो पिता थे, साइमन रेने ब्रेल, वो अपना मोची का कार्य अपने ही घर के एक छोटे से कमरे में कार्यशाला के रूप में करते थे। जी। तो आप समझते हैं कि वहां पर कई उपकरण सामान्य रूप से जो कार्यशाला होती है उसमें रखे जाते हैं। जी। तो जैसे नटखट बच्चा अपने नटखट चंचल स्वभाव से गतिविधियां क्रियाएं करता है, जी, और उसी तरह से लुई ब्रेल महोदय भी 3 वर्ष की अवस्था में उस कार्यशाला में पहुंच गए। जी। और दुर्भाग्य से उनके हाथ में एक सूजा हाथ में लगा और उन्होंने उससे खेलना शुरू कर दिया। अच्छा। खेलते खेलते अचानक उस सूजे ने ऐसा आक्रमण किया कि जिससे उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। आक्रमण करने का अर्थ यह है कि खेलते खेलते एक स्वाभाविक क्रियाएं करते करते बच्चा के गलती से वो आंख में जाके लग गया। जी, जी, जी। तो बच्चा दृष्टिबाधित हो गया। अब उसकी दृष्टि न होने की स्थिति में परिवार बहुत परेशान था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जो शायद ईश्वर को मंजूर ही था। तो 5-6 वर्ष की अवस्था में लुई ब्रेल पूर्णतः दृष्टिबाधित हो गए। अच्छा। तब फ्रांस में एक विद्यालय खोला गया था
और वो विद्यालय पेरिस में कार्यरत रहा उन दिनों। और वैलेंटाइन होइग नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने उस विद्यालय की स्थापना की थी। अच्छा। जो कि दृष्टिबान थे। तो लुई ब्रेल महोदय ने भी इस विद्यालय को ज्वाइन किया लगभग 12-13 वर्ष की अवस्था में। और वहां पर जाकर के जैसे दृष्टिबान लोग जो लिपि पढ़ते हैं, सामान्य लिपि, उसको उन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए उभरी हुई बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि वो एक दृष्टिबान व्यक्ति ने उसका आविष्कार किया था। तो उसी को सीखने का प्रयास लुई ब्रेल महोदय ने भी किया। शनय शनय लुई ब्रेल महोदय की मुलाकात चार्ल्स बार्बियर से 1821 में हुई। जो चार्ल्स बार्बियर थे वो एक सेना में कैप्टन थे, जिन्होंने गुप्त संकेतों के आधार पर 12 बिंदुओं पर एक ऐसी लिपि बनाई थी जिसको अंधेरे में पढ़ा जा सके। अच्छा। तो उस सांकेतिक लिपि को उन्होंने दृष्टिबाधितों के बीच में प्रस्तुत किया। उन्हें जब दिखाया तो लुई ब्रेल महोदय भी उस विद्यालय के छात्र थे, उन्होंने भी देखा जी। लेकिन आप समझ सकते हो स्पर्श की अपनी एक सीमा है कि नियरेस्ट सेंस है। नियरेस्ट सेंस है नजदीकी की इंद्रिय है। बिल्कुल सही। तो 12 बिंदु जो है उसकी उंगलियों में समझ में आ जाए जी। उंगलियों में समझ में आना संभव नहीं था। जी। तो और उसमें विराम चिन्हों का भी बहुत अभाव था। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो लुई ब्रेल महोदय थे, बड़े जुझारू और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, उन्होंने देखा जी, उनसे प्रेरणा ली जी, और ऐसा प्रयास किया कि ब्रेल लिपि जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित है, उस लिपि की स्थापना कर दी, उस लिपि का आविष्कार कर दिया। कहते हैं कि मतलब जो एक कहावत भी है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अब जब वे स्वयं दृष्टिबाधित हुए तो उन्होंने इस आवश्यकता को समझा। बिल्कुल। खैर बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छे से इस बात पर जानकारी दी। तो शुरुआती अध्ययन आपका ब्रेल लिपि से होते होते आगे बढ़ा और फिर आपने अपनी हायर एजुकेशन की और फिर आज आप जॉब में भी हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कपूर साहब कि आज के समय में जब चारों तरफ तकनीक हावी है, या यूं कहें कि हर तरफ तकनीक का बोलबाला है, हाँ जी। ब्रेल को आप किस रूप में देखते हैं? ब्रेल की क्या स्थिति है वर्तमान समय में, अगर हमारे श्रोता इस बात को जानना चाहें? ब्रेल की स्थिति अच्छी है, लेकिन हाँ ये सच है कि तकनीकी भारी पड़ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ब्रेल के विकल्प के रूप में जी, है ना, सब्स्टिट्यूट के रूप में तकनीकी ही है, केवल तकनीकी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सपोर्टिव सिस्टम में ब्रेल के साथ साथ तकनीकी का उपयोग होना चाहिए जी, है ना। फिर दूसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं कि ये जगह ज्यादा घेरती है और एक किताब जो है सीडी में ले लेंगे तो जगह कम घेरेगी जी। मैं मानता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन भाषा का ज्ञान अगर कराना है तो आपने भाषा के 4 तत्व पढ़ा होगा, सुनना, पढ़ना, लिखना, है ना, और बोलना। तो जब आप सिर्फ सुनोगे, ना पढ़ोगे, ना लिखोगे, ना बोलोगे, तो फिर आपको भाषा का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना, आप मानोगे ना इस बात को? तो इसलिए ब्रेल का महत्व आज भी है, आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है जितनी दृष्टिवानों के लिए जो लिपि मतलब है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भाषा का अध्ययन करता है तो और वो दृष्टिबाधित है तो उसको ब्रेल लिपि आनी चाहिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रेल में समय समय पर जो विकास हुए हैं वो किस रूप में हुए हैं? अगर मैं थोड़ा शुरू में जाऊं कि लुई ब्रेल महोदय के जीते जी तो ब्रेल लिपि को महत्व नहीं मिला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी और लोगों ने समझा, और विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों ने भी ये समझा कि भाई ये लिपि हमें ज्यादा सरल लग रही है क्योंकि ये छू करके पढ़ी जा सकती है। तो धीमी गति से ही सही, लेकिन विकास हुआ और आगे चल के इस पे बहुत काम हुए हैं। ये भारत में 20वीं शताब्दी में आई, यानी 1900 में आई
1910 के आसपास। लेकिन हमारे ही देश, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ही देश के एक शहर के 2 विद्यालयों में अलग अलग लिपियां पढ़ाई जाती थी। अच्छा। तो लगभग 10 तरह की ब्रेल लिपियां स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश में थी जी। लेकिन जब लुई ब्रेल महोदय की पुण्यतिथि को शताब्दी हो गई यानी 1952 में, तब धीरे धीरे हमारे देश में ब्रेल लिपि के ऊपर काम हुआ। अच्छा। और मैं बताना चाहूंगा कि जो 10 लिपि थी उसको बना करके एक भारतीय ब्रेल करके बनाया गया। अच्छा। आजकल बहुत लोग इसे हिंदी ब्रेल कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये भारतीय ब्रेल है। और ये भारतीय ब्रेल में बहुत प्रगति हुई आगे चल के, और इसमें ही संक्षेप और संकोच बने। और जो ब्रेल लिखी जाती थी हमारे पुराने समय में हाथ से लिखते थे, फिर धीरे धीरे कुछ मशीनों का प्रयास किया गया, वो आज कंप्यूटरीकृत ब्रेल हो गई है। जो ब्रेल पेपरों पे लिखी जाती थी आजकल वो मशीनों पे लिखी जा रही है। आजकल पेपरलेस डिवाइस ऐसे आ गए हैं जिन पर लिखी जा रही है। ऐसे डिवाइस भी आजकल आ रहे हैं जो मतलब मशीन में ब्रेल संभव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास एक ब्रेल डिवाइस है जिसका नाम ब्रेल मी है। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें इस तरह का प्रावधान है कि हम पेपरलेस ब्रेल लिखते हैं, अर्थात जो डिस्प्ले है, जैसे कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है, इसमें डिस्प्ले होता है, होता तो 20 ही कैरेक्टर का है ना, 20 ही अक्षरों को उबारा जा सकता है एक लाइन में बस मैक्सिमम। लेकिन हम उसे आगे पीछे ऊपर नीचे, अर्थात एक शब्द को, एक अक्षर को, है ना, एक वाक्य को हम जैसे नेविगेशन की होती है, इसमें भी नेविगेशन की है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, उसकी मदद से हम पढ़ सकते हैं और ब्रेल लिख भी सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ये अफोर्डेबल है जी। ये अवेलेबल है, और इसको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना लाना आसान होता है। और पेपर जो आजकल पेपरलेस डिजिटल इंडिया का सपना देखा जा रहा है, उस ओर का ये एक प्रयास है सर, प्राइवेट सेक्टर का भी और सरकारी सेक्टर का भी। हाँ जी। यानी आज भी ब्रेल का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपके पास ब्रेल मी जैसा एक डिवाइस है मौजूद। और इसमें जो ब्रेल की 6 कीज का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, 6 डॉट्स होते हैं, उसी तरह के ये 6 डॉट्स भी इसमें हैं। तो कपूर साहब, आजकल कहीं कहीं पढ़ने में ये भी आता है इंटरनेट पर कि 6 डॉट्स की बजाय 8 डॉट का भी कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, तो ये थोड़ा सा इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अमेरिका में कुछ इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि 6 डॉट्स की जगह 8 डॉट यूज होना चाहिए। जब से कंप्यूटर आया है तब से लिपि में बहुत सारे ऐसे चिन्ह हो गए हैं जिनको हमें ब्रेल में करना संभव नहीं था जी। क्योंकि 6 डॉट्स के आधार पे मैं एक बात और शेयर करूंगा, केवल हम 63 आकृतियां बना सकते हैं। ओके, 63 और 64वीं जो आकृति होती है वो स्पेस होती है, जो ब्लैंक होता है, जिसे जीरो बोलते हैं। कोई भी अक्षर अगर नहीं बाहर हुआ 64 हो सकती है, अधिकतम 63 आकृतियां होती है। तो और कामों को करने के लिए, ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो वो ब्लिंक करे ताकि हमें पता चले कि ये हमारा जो कर्सर है, ब्रेल वाला कर्सर जो है वो यहाँ पर है, तो 7-8 डॉट का यूज कई जगह करते हैं, वहाँ पे बने हुए हैं। तो यही हाँ जी जी, बहुत खूब। आपने जो है जितना आप दे सकते थे उतनी तमाम जानकारियां देने का हमारे श्रोताओं को भरपूर प्रयास किया जी। और आपसे बात करते करते समय कब निकल गया ये पता ही नहीं चला। जरूर। तो आप बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? मैं मधुबन रेडियो और मन की आंखें कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो दृष्टिबाधित लोग हैं या दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो भी समाज में बराबर है जी। और ये सच है कि तकनीकी ने विकलांगता को कम किया है जी। तो एक तो सभी लोगों को इस बात को समझना है कि अगर उन्हें सही अवसर प्रदान किया जाए, और समय पे एक वर्ड है हमारी स्पेशल एजुकेशन की टर्मिनोलॉजी में, इंटरवेंशन यानी अर्ली इंटरवेंशन होता है पूरा, वो शीघ्र हस्तक्षेप। अगर दृष्टिबाधित बच्चे को, दृष्टिबाधित व्यक्ति को जैसे ही दृष्टिहीनता आती है और अगर उसका इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो जाता है जी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक
समस्या ब्लाइंड व्यक्ति को या दृष्टिबाधित व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि जहां पर भी रेडियो मधुबन की आवाज जाए वहां तक हर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को अगर आप ये कार्यक्रम सुनवा करके और सिर्फ इतना भी मोटिवेट कर सके कि दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि के सहयोग से और तकनीकी के सहयोग से सफल नागरिक के रूप में इस देश में एक मानव संसाधन बनकर काम कर रहे हैं। तो बस मेरा यही संदेश है कि सभी लोग समान हैं, सभी लोगों को समान अवसर मिले, यही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जी, रेडियो मधुबन के इस विशेष प्रोग्राम मन की आंखों से में आने के लिए। तो श्रोताओं, आप इस प्रोग्राम के बारे में अपने सुझाव info@radiomadhuban.in पर दे सकते हैं ईमेल करके, और यदि आप अपनी कोई भी प्रतिक्रिया फोन के माध्यम से देना चाहें तो रेडियो मधुबन का नंबर है 94 14 15 14 15। तो एक बार पुनः सभी श्रोताओं का और शिवशंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रेडियो मधुबन के मन की आंखें कार्यक्रम में अवसर प्रदान किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं श्रोताओं फिर अगले शनिवार रात 8 बजे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत